नाजरीन वेलकम बैक। नाजरीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों को नामजद किया है। इस हवाले से जब दिफाई तजियाकारों से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, फ़र्क पड़ सकता है लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ने हर मुश्किल हालात में अपने जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको जारी रखा है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। माजी में भी इस तरह की जो पाबंदियाँ अमेरिका की तरफ से लगाई गई हैं, बाज़ औक़ात हुकूक़ व शुगात की बुनियाद पर भी लगाई गई हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो ब्रेक से पहले बातचीत हो रही थी उसमें एक पॉइंट सामने आया है कि ये अमेरिका जो है वो दीगर ममालिक के साथ तो ऐसा इम्तियाजी सलूक नहीं करता। खासतौर पर इंडिया की बात हो रही थी, इंडिया के साथ तो ऐसा कोई सलूक नहीं है अमेरिका को, तो पाकिस्तान के साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों किया जाता है? इंडिया के साथ उनकी डिफेंस पार्टनरशिप है ना, डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो बुश से शुरू हुई थी, बाराक ओबामा के ज़माने में रिट्रेट हुई थी और उसके बाद ट्रंप के ज़माने में चलती रही। दूसरी बात है, इंडिया भी क्रूज मिसाइल जितने बैलिस्टिक मिसाइल या पृथ्वी जितना है, पृथ्वी की जो तजर्बात की है, जो एंटी शिप मिसाइल जो वो बना रहा है, वो तो बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल है, वो बैलिस्टिक्स मिसाइल। और आपको पता है बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड और उसकी जो फ्लाइट होती है अकॉर्डिंग टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, वो तो ये तमाम और जो तजर्बे कर रहा है और अमेरिका ने उसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखा है। देखिए ना, कंपैरेटिव बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो फॉरेन पॉलिसी का काम क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी का काम होता है मुल्कों से ऐसे ताल्लुकात रखना जिसमें आपके कॉमन इंटरेस्ट सर्व हो चुके। अगर वो कॉमन इंटरेस्ट सिर्फ पाकिस्तान अमेरिका के सर्व करता रहे, यानी हम रजीम चेंज पाकिस्तान में हुआ, आपने देखा किस तरह एम्बेसडर ने जाके लोगों से मुलाकात की, उसके बाद पाकिस्तान में रजीम चेंज हो गया, नई उसके बाद से ये लोग चले हुए हैं। इंडिया के अंदर आप देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट है जो चली जा रही है और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं आ रही है। अब ये अगर आप कंपैरिजन में देखें, जो रीजंस उन्होंने इस मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए दी है, वो तो इंडिया में ज्यादा वैलिड है। यानी इंडिया के अंदर प्रोलिफरेशन भी हो रही है, उनके अंदर आपको पता है 2 दफा उनकी न्यूक्लियर लीक हुई है और 2 दफा वहां पे आपको याद होगा इतनी बड़ी न्यूक्लियर हुई कि हजारों लोग जो उसके अंदर मारे गए। उसके बाद उनका एक जो अपना डीजी था, उसका एक सेक्रेटरी था जो वहां पे मिसाइल प्रोग्राम चुरा के वहां से भागा और जाके उसने बाहर बेचा, उसकी भी दरमियान में रिपोर्ट आई। पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह कोई न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या इस किस्म की चीज का कोई तजर्बा, कोई अपना केस सामने नहीं आया। तो क्या ऐसी जरूरत इस अमर की थी, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अमेरिका सिर्फ अपने मकासद हल करवाता है। और क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, हमारी इकोनॉमी किधर खड़ी आपको पता है, हमारी इकोनॉमी रुक गई थी तो फिर किसने कहा, आईएमएफ को किसने गो एड दिया कि जी दे दो। तो हमारे यहाँ जितने ये आजकल जो हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जितना सिनेरियो बना हुआ है और जितना आईएमएफ हमको टीज कर रहा है और जिस तरह अमेरिका उसको पीछे से फ्लीज कर रहा है, ये तमाम वो रीजंस हैं जिसकी वजह से वो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है। और उसके साथ साथ आपको पता है, रीजनल कनेक्टिविटी नहीं बल्कि रीजन में जो गाजा की जंग हो रही है और जिसको अमेरिका गाजा की जंग को स्पॉन्सर कर रहा है और वहां वो किसी भी तरीके से जो है इजराइल की मदद से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जिस तरह सीरिया के अंदर उन्होंने जाके और वो इजरायली फोर्सेस लैंड किया है और वो अमेरिकन फोर्सेस ने लैंड किया है, वहां टर्किया का जो रोल आ रहा है, जो नेबरिंग कंट्रीज का रोल आ रहा है, इसके अंदर इस वक्त पाकिस्तान पे मिसाइल कंट्रोल रेट पे रजीम पे पाबंदी लगाना एक बहुत बड़ा जो है सेटबैक है पाकिस्तान, सिग्निफिकेंट मतलब सिंबॉलिक सेटबैक मैं आपको कह रहा हूँ, जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हमारे यहाँ तो हम अभी क्लेम ये करते हैं ना, हमारी हुकूमत भी क्लेम करती है कि हमारे तो अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं जी। हम तो अमेरिका तो हमारे लीडिंग पार्टनर्स है। चाइना के साथ आप सी पैक शुरू कर रहे थे, अब आप मुझे बताइए वो सी पैक कहाँ खड़ा हुआ है? परसों 4 दिन पहले का आप डॉन उठा के देखिए, उसके अंदर आया है कोई अखबार था जिसके अंदर खबर छपी है कि ग्वादर एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी अनदर बर्डन ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, क्योंकि वो फंक्शनल नहीं हो रहा। तो ये तमाम चीजें हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। और जब ऐसी चीजें होंगी तो अगर ये रिलेशनशिप आपकी अमेरिका से है कि वो इंडिया को एडवांटेज दे और हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दे, पाकिस्तान पे एज स्टेट पाबंदियां और उन ऑर्गेनाइजेशन पे पाबंदी लगा दे, तो ये तो फिर अमेरिका की बहुत बड़ी दोगली पॉलिसी है ना। और जो मैं आपसे बारहा कहता रहा हूं कि ज़ियोनिस्ट का और नियोकॉन्स जो हैं, ये जो हाई ग्रेड क्रिश्चियंस हैं, जो ज़ियोनिज्म है, इनका सिर्फ एम है वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। हमें वो एफर्ट्स करनी है कि हम वो सिचुएशन कंड्यूसिव ना होने दें जैसे सीरिया भी है, हमारे यहाँ वो सिचुएशन क्रिएट ना हो जिससे ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सके। जी ब्रिगेड साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किए राना एहसन शराफत साहब ने, जिनका ताल्लुक नून लीग से है। राना साहब,
ये जो अभी बात हो रही है कि अमेरिका की दोहरी पॉलिसी है, हमसे वो काम भी निकलवा लेता है, लेकिन जब फेवर की बात आती है, जब स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात आती है, तो इंडिया की तरफ वो फेवर करता है। अभी अमेरिका ने हमारे बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर पाबंदी लगा दी, हालांकि वो इंडिया की तरफ से दीगर ममालिक पे ऐसी पाबंदियां नहीं लगाता। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं ब्रिगेडियर साहब की बात को आगे लेके चलूँगा, इनकी बात में बहुत वजन है, लेकिन ये अगर इसका एक पूरा पोर्टफोलियो देखा जाए तो डेफिनेटली इसके पीछे एक वजह है, वो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। और डेफिनेटली जैसे जब तक अनस्टेबिलिटी होगी तो लोग फ़ायदा उठाएंगे, तो वो लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान पे। और आपको पता है पाकिस्तान एक बड़ी क्रूशल फेज़ के अंदर जो है वो फंसा हुआ है और उसका लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, हमें यूनाइट होना पड़ेगा और उसके बाद हम फिर दुनिया से बात कर सकेंगे। जब हम 3 साल की गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी बनाते हैं और उसके बाद 3 साल के बाद वो गवर्नमेंट किसी न किसी सूरत में चेंज हो जाती है, तो वो जो पॉलिसीज है वो कंटिन्यू नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये अनस्टेबिलिटी और मुल्क के लिए इतने बड़े धचके लगते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस सबसे पहले हमें मिलके अंदर से अपने आप को ठीक करना चाहिए, मिलके बैठना चाहिए और फिर उसके बाद हमें इंशाल्लाह दुनिया से बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा शनीला, जैसे कि यहाँ पे बातचीत चल रही है कि अमेरिका का जो वो दोहरा मायार है, और खासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान उसकी स्ट्रेटेजिक जितने भी मामलात होते हैं खित्ते के अंदर, हमेशा पाकिस्तान ने उसका साथ दिया, बादल ने नाखास्ता दिया या विलिगली दिया। बहरहाल हर वक्त पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे खित्ते में जो भी अमरीकी मामलात होते हैं उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती है तो अमेरिका की तरफ से फिर नरम गोशा तो क्या बहुत सख्त तरीके से वहां से रिस्पांस आता है। तो ये क्या सूरत हाल है? देखें, ये तो आप 1960 से देख रहे हैं ना, कभी सीटों में जाते, कभी सेंटों में जाते हैं, कभी आप अफगानिस्तान में जाके उनकी जंग लड़ रहे होते हैं और कभी जनरल मुशर्रफ आ जाता है जो कहता है नहीं जी ये जहादी नहीं, ये दहशतगर्द है। तो ये पॉलिसीज जो बनाते रहे हैं वो आज आके किसी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी को फेलियर नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इंडिया की तरफ जाए तो इंडिया में क्या वहां पे मार्शल लॉ लगते हैं? वहां पे एक स्टेबिलिटी है, वहां की इकोनॉमी स्टेबल है, वहां पे जो पॉलिसीज बनती है उसको फॉलो किया जाता है। अगर मोदी की गवर्नमेंट वहां पे फाशिस्ट है तो उसकी गवर्नमेंट को वहां की अवाम ने हटाना है, वहां पे आके किसी जर्नैल को कोई हाइब्रिड रिजीम लाने की सूझती नहीं है। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आने ही नहीं दी जाती। अगर कोई गवर्नमेंट आती है, वो कोई पॉलिसी बनाती है और उसके बाद उस पॉलिसी को कंटिन्यू कर रही होती है, जहां पे थोड़ी सी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आने लगती है तो साथ ही ख्वाहिश उठती है कि नहीं जी हम किसी ईमानदार को, सच्चे को लेके आ जाएं जिसको सादिक और अमीन साकिब निसार से सर्टिफिकेट दिला दिए जाते हैं। क्या जरूरत थी कि जब आईएमएफ को 1997 में खुदाफिज कह दिया गया तो किसी एडवेंचर को करने की जरूरत पड़ गई थी? पॉलिसीज जो बिगाड़ शुरू हुआ है ना, पहले उनको ठीक करने की जरूरत है कि वो लोग जिनको हर वक्त हुकूमतें करने का शौक है, हुकूमतों में इंटरफेयर करने का शौक है, अगर वो अपनी पॉलिसीज को तब्दील कर लें, हमारे मुल्क में भी पॉलिसीज का तसलसल हो, तो फिर हमारे मुल्क में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी आए, तो उसके बाद जो भारत है उसी की तरह अमेरिका भी हमें ट्रीट करे ना। हम तो उनके जंग में जाते हैं, हम तो उनसे पैसे लेके जंग लड़ रहे होते हैं, तो जब हम उनसे पैसे लेके जंग लड़ेंगे तो वो हमें बराबरी की इज्जत कैसे देंगे? पहले हमें उस सारी चीजों को ठीक करना होगा कि हमें अपनी जो गवर्नमेंट जिनको अवाम लेके आती है उनको एम्पावर करना होगा। जब तक उनको पावर नहीं आप देंगे, हमारे यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी क्या आपकी सिविल हुकूमत चलाती है? आपकी सिविल हुकूमत नहीं चलाती है। पेंटागन वाले जो है वो आके सिविल हुकूमत से राब्ते नहीं कर रहे होते, उनके राब्ते कहीं और पे होते हैं। तो जब सिविल गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं तो उनकी पॉलिसीज को आप कहाँ पे कहेंगे कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है उसका फेलियर आ चुका है? ये फेलियर वो है कि जब इनके रिटायर्ड जनरल फैज हमीद जैसे निकलने के बाद भी एडवेंचर करते रहते हैं और अपनी ही आर्मी के खिलाफ बगावत करते रहते हैं, तो वो सारी चीजें जब ये बदलेंगे, जब ये अपने अंदर से सफाई करेंगे और सिविल हुकूमत को पावर देंगे, तो फिर उसके बाद ब्लेम किया जाए कि सिविल हुकूमत की जो पॉलिसी है उसका फेलियर। और दूसरा, अमेरिका की जंग से निकलें। जब आप उनकी जंग से निकल जाएंगे ना तो फिर खुद बहुत इस मुल्क में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी, इकोनॉमी में भी और सियासत में भी। तो फिर और उनको कुछ चलने दें, जब चलने देंगे तो फिर इंडिया के मुताबिक हमें ट्रीट कर लेगा अमेरिका भी। जी बिल्कुल ठीक है। नदीम कुरैशी साहब, यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और माशी इंस्टेबिलिटी, और यही बात हो रही है कि अगर ये दोनों माशी इंस्टेबिलिटी भी हो और सियासी इंस्टेबिलिटी भी हो तो फिर ज़ाहिर है मुल्क का कोई वकार नहीं होता, मुल्क के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता, मुल्क के ऊपर कोई एक मुसलसल पॉलिसी नहीं चलती, और पॉलिसियों का तसलसल ना होने की वजह से ना मुल्क की हालात बेहतर होते हैं, ना खारजा पॉलिसी बेहतर होती है। तो आप क्या कहते हैं कि हम अपने मुल्क को किस तरह बेहतर तरीके से चला सकते हैं?
जी नदीम कुरैशी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, टेक्निकल इशू है, ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यही सवाल आपसे है कि यह मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और फिर इसी तरह माशी इंस्टेबिलिटी उसके रिजल्ट में आती है, तो हमारा मुल्क तो कब से इसी का शिकार है, पॉलिसियों का तसलसल नहीं है और हम बार बार जो है फिर इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चुंगल में फंस जाते हैं। फिर हुकूमत कहती है कि हम तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर हमारे रास्ते पर रुकावट खड़ी कर दी जाती है। तो ये क्या सूरत हाल है सर? सही देखिए, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ दौर तो रहे हैं, उसके अंदर आपके मार्शल लॉज भी रहे जो नहीं होने चाहिए थे असूलन। अगर आप अब रियलिटी की बात करें सिविल रूल होना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए जी। लेकिन ये याद रखिएगा, इस इनस्टेबिलिटी के अंदर ही पाकिस्तान ने एटम बम भी बनाया है और इनस्टेबिलिटी के अंदर आपने अपना मिसाइल प्रोग्राम भी डेवलप किया और आपने इस इनस्टेबिलिटी के अंदर मिसाइल प्रोग्राम ऐसा डेवलप किया है कि वो इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम को, जहां बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसको मैच करता है, अगर उससे ज्यादा नहीं है तो उससे ज्यादा बात चीजों में, टेक्नोलॉजी में। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर जब मिसाइल टेक्निकल कंट्रोल रिजीम MTCR ने पाबंदी लगाई थी और आपका हतफ प्रोग्राम चल रहा था, तो बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी, लेकिन उन्हीं की हुकूमत के दौरान हतफ टेस्ट भी हुआ और अमेरिका ने उसे कहा कि ये जो है फॉल्टी टेस्टिंग है, लेकिन पाकिस्तान ने उसके अंदर जो डेवलपमेंट आगे की तो वो हतफ प्रोग्राम जो है उसके अंदर फिर आपका गौरी आया, गजनवी आया, अब्दाली आया। ये तमाम चीजें इसी तरीकाकार में और इसी सिचुएशन में हुई है जो आज मौजूद है, जिसको आप देख रहे हैं। अब उसके अंदर जो चीजें सोचने वाली है वो बाकी बिल्कुल ठीक है कि अगर आप पीपल फ्रेंडली, पीपल ओरिएंटेड गवर्नमेंट और वो हुकूमत जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है उसको लेके आएंगे, उसको आना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के ऊपर कितने बड़े बड़े सवाल उठे, कल परसों अमेरिका ने भी आपके ऊपर सवाल उठाया और इसमें कोई हकीकत, इसमें कोई वो नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, ये कोई छुपी हकीकत नहीं है। ये ओपन सच्चाई है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत आई है वो गलत फॉर्म की पैदावार है, वो दे आर नॉट द विनर पीपल, विनिंग पीपल। वो आ गए हैं, अब वो आके बैठ गए। होता ये है कि जब एक नाअहल बंदे को अगर आप किसी सीट पे बिठा दे तो वो कोशिश ही उसकी ये होनी चाहिए कि चलो यार मैं बैठ तो गया हूं, अपनी अहलियत तो प्रूव करूं ना। सही, मैं बैठ तो गया हूं, अपनी अहलियत तो प्रूव करूं, मैं अपने आप को ये साबित तो करूं कहां कि जी मैं काम करता। तो बात ये है कि ये तो बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त होगी जब वो हुकूमतें आएंगी जो लोग इलेक्ट करते हैं और जो लोगों ने आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले इलेक्ट की थी और उसको क्यों मनूवर किया गया और उसके बाद अमेरिका ने क्या रोल उसमें प्ले किया। तो जब आप अमेरिका का टूल बन जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि हम अमेरिका को ब्लेम करते रहे, हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल हालात बेहतर करने चाहिए जी, इस तमाम चीज के हम खुद टूल बन रहे हैं। हम बने हैं अमेरिका का टूल रिजीम चेंज में, हमने उनके कहने पे अमल किया। डॉक्टर रबाइका ने क्या कहा, पॉइंट आ गया। हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। नदीम कुरैशी साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। नदीम कुरैशी साहब, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे माशी इंस्टेबिलिटी की बात हो रही है और यही बात हो रही है कि जब मुल्क के अंदर पॉलिसियों का तसलसल नहीं होगा तो हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? नदीम कुरैशी साहब को नहीं आ रही? जी, आवाज आ रही है मुझे। जी, जवाब दीजिए सर। सवाल कीजिएगा प्लीज, मैं सुन नहीं सका आपको। जी, मैं ये आपसे सवाल कर रहा था कि यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे मुल्क के अंदर माशी इंस्टेबिलिटी है, इसी तरह फिर सियासी इंस्टेबिलिटी है और इन्हीं वजूहात की वजह से यहाँ पे चूंकि पॉलिसियों का तसलसल नहीं है, पॉलिसियों का तसलसल ना होने की वजह से हमारा मुल्क जो है वो आगे के जाने के बजाय उल्टा पीछे जाता है और बैरूनी दुनिया भी हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। तो हम पर अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे वापस ला सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस लाने का बड़ा आसान सा हल है जी। पाकिस्तान की जो निज़ाम जमहूरियत है, निज़ाम हुकूमत है, ये पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है जी। इसमें बुनियादी तौर पे जिस आम पाकिस्तानी को आइन ये हक देता है कि वो अपने हुक्मरानों का इंतखाब खुद करे जी। अगर हम बिल्कुल इस सिंपल फार्मूले पे अमल कर लें और हम लोगों की दी गई राय को तस्लीम कर लें और ग्रेजुअली सब लोग हर उस वोट के फैसले को तस्लीम करें, वो उनकी हिमायत में आए या उनकी मुखालफत में आए, मैं नहीं समझता कि 1-2 टर्म्स के बाद
हमें इस तरह का कोई मसला भी दरपेश होगा, हमारे पड़ोस में इंडियन डेमोक्रेसी, हमारे साथ वो मुल्क आजाद हुआ, आज वो डेमोक्रेटिकली कहाँ है और डेमोक्रेटिकली वहाँ इस्तेहकाम से उनका इकोनॉमिकल इस्तेहकाम उनको मिला, उनकी दुनिया में इज्जत बढ़ी, जबकि हम आगे जाने की बजाय बिल्कुल पीछे गए चुके हैं। हमारे यहाँ आप 80s में देख लें, फिर 90s और लेट 90s में देख लें, एक तो किसी भी हुकूमत को वक्त पूरा नहीं करने दिया जाता, वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, और फिर हर 5 साल के बाद नया दर्स दिया जाता है जिसकी तदरीस का हमें हुक्म होता है कि जी अब आपने इस लेसन को याद करना है। कभी एक शख्स अंडरवर्ल्ड का डॉन बन जाता है, सिसिलियन माफिया बन जाता है, फिर बाद में कहा जाता है यही शख्स महात्मा है जी, अब यही देवता है, आपने इसी की पूजा करनी है। तो इस खेल ने, इस जाती पिक एंड चूज ने ना सिर्फ हमारे सियासी सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, सियासी तसलसल नहीं है ना हमारे यहाँ, सियासी तसलसल भी नहीं है, और सियासी पार्टियों के पास एजेंडा भी तो कोई नहीं होता ना सर। जो भी सियासी पार्टी आती है सिर्फ इक्तदार के लिए आती है, अब उनसे पूछे मंशूर क्या है, करना क्या है, कोई पता नहीं होता। देखिए, मैं तो गुजारिश कर दूं, बुनियाद फिर वहीं से है। जब आप अपने आम आदमी को, अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को नोबॉडी बना देंगे, उनका कोई रोल ही नहीं रहेगा, वो समझेंगे जी जिन लोगों को हम मुंतखब कर रहे हैं वो तो असेंबलीज का पार्ट नहीं बन रहे, वो तो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में नहीं है, ये तो कोई नए लोग आ गए हैं। तो फिर इसके असरात पॉलिटिकल पार्टीज में भी जाएंगे। सही। हमारे यहाँ जमात इस्लामी या किसी एक दो जमातों के अलावा सियासी जमातों में अपनी मुकम्मल तंजीम साजी का रुझान ही नहीं है। जी बिल्कुल। 4-5 जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है जो आज हुकूमत में है, वहां तो बिल्कुल फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कल्चर है, चंद खानदान है, वही हुक्मरानी समझते हैं कि उनका हक है, वही समझते हैं कि सिर्फ उन्होंने अवाम को वोट के लिए इस्तेमाल करना है। खैर अब तो 2024 के इंतखाबात में वो रोल भी खत्म हो गया, अब तो लोगों को ये क्लियर हो गया कि जी अवाम का कोई रोल नहीं है, इंतखाबात अवाम के बगैर भी जीते जा सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और इस सारी खींचातानी ने, इस सारे माहौल ने हमें ना सिर्फ इंटरनली बड़ा वो डिस्करेज कर दिया है जी। आज पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां पॉपुलेशन 65% से ज्यादा नौजवानों पर मुश्तमिल है। जी बिल्कुल। और हमारा ये जो फ्रेश ब्रेन है जी, अगर ये जिस स्पीड से डिसहार्ट हो रहा है, जिस तरह से ये बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, अभी आपने देखा होगा कि यूनान में कश्ती का हादसा होता है। बिल्कुल सही। मतलब मैं एज ए पॉलिटिकल पर्सन बड़ा हैरान हूँ भाई, हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो चांद और सूरज के करीब पहुंची हुई है जी, जबकि हमारा नौजवान रोटी कमाने के लिए जी बिल्कुल आपका मौकफ आ गया। कुरैशी साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। राना साहब, ये मुज़ाकरात के हवाले से क्या सीन है, आपके पास क्या खबर है कि मुज़ाकरात कभी हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं? यही कहा जाता है, हुकूमत की तरफ से कहा जाता है जी मोस्ट वेलकम, फिर पीपल्स पार्टी PTI वाले कहते हैं नहीं अभी तो कोई ऐसा माहौल नहीं है, ये क्या सूरत हाल है? मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने जो गुज़िश्ता इलेक्शंस हुए उस पर तो उन्होंने अपने कमेंट्स दिए, लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब से सवाल करना चाहूँगा कि 2018 में जो हुकूमत आई, क्या वो एक यहाँ हकीकत नहीं थी? क्या वो हुकूमत लाई नहीं गई थी? अगर उस वक्त मैंडेट दे दिया जाता, और क्या जब 2013 में एक हुकूमत आई, जब यहाँ पे बिजली का बहरान था, यहाँ पर तकरीबन 190 दिनों का जो है वो धरना दिया गया, चीन के सदर का जो है वो दौरा कैंसिल किया गया, हमारी माशियत को जो है वो रोका गया, जिसके एवज़ में हमें जो है वो IMF को हमें पाकिस्तान में बुलाना पड़ा। और फिर 2018 के इलेक्शन में, जब 2018 का इलेक्शन आया तो वो जिस तरीके से हुआ वो भी आपके सामने है। और 2018 के साथ से लेकर 2022 तक जितनी तबाही हुई, माशियत की तबाही हुई, नौजवान नस्ल की तबाही हुई, पाकिस्तान की तबाही हुई, पाकिस्तान के सिक्योरिटी की तबाही हुई, वो एक जो है जो उसका मसाइल है वो आने वाले सालों में जो है वो मसाइल दिनों में आते हैं, लेकिन सुलझते जो है वो सालों में सुलझते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि और आज भी जो आज फैसला बैलिस्टिक मिसाइल का आया है, अगर इसको जोड़ा जाए तो क्या आजकल अमेरिका का टूल पाकिस्तान में कौन है? आज किस बेस के ऊपर वो 25 दिसंबर के जो है वो फैसले का इंतजार किया जा रहा है, किसकी कॉल का इंतजार किया जा रहा है? तो बात करने की बात यह है, मैं अपने कुरैशी भाई की बात करूंगा। इन्होंने हुकूमत की जो जमातें हैं उनमें तंजीम साजी की बात तो ज़रूर की, लेकिन जो जमात अपोजिशन में है, क्या वहाँ पे तंजीम साजी है? अगर वहाँ पे जो तंजीम साजी पे ओहदे पे बैठे हैं सदर PTI, क्या उनके फैसले माने जाते हैं? वो तो जो सजेशन होती है वो जाके अडयाला जेल से लेके आते हैं, और जो बात करते हैं, जहाँ तक बात की आपने मुज़ाकरात की, जब आप बैकडोर चैनल्स पे जब मुज़ाकरात होते हैं
तो उस वक्त भी जो वो बातें रियाला जेल लेके जाते हैं वो नहीं मानते, जो सिर्फ टाइम का ज़ाया है वो अथॉरिटी दे पीटीआई की क़यादत को, जो ऐवान में बैठी हुई है, कौमी असम्बली में बैठी हुई है, सूबाई असम्बली में बैठी हुई है, वो इस चीज़ का मैंडेट लेके आए तो फिर मुज़ाकरात भी हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा शनीला, ये जो बात अभी यहाँ पे हो रही है कि सियासी पार्टियां जो कि जमहूरियत के लिए दावेदार है और जमहूरियत के लिए काम करी, उनके अंदर जमहूरियत नहीं है। उनके अंदर जो इंतखाबात कराए जाते हैं वो बाकायदा तौर पे नहीं कराए जाते, बल्कि बाज़ औक़ात अनअपोज ही हो जाते हैं लीडर, शख्सियात परस्ती है, कहीं पर भी ओपन ऐसे इलेक्शन नहीं होते जमातों के अंदर। और ये वो जमातें जो पाकिस्तान में जमहूरियत लाने की बात करते हैं, तो ये इस कल्चर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, मैं इसका भी जवाब देती हूँ, लेकिन जरा पहले मैं ब्रिगेडियर साहब को जवाब देना चाह रही हूँ कि उनको आज अवाम की हुकूमत, अवाम के वोट और फार्म 47 बड़ा कुछ याद आ रहा है। अमेरिका के टूल बन गए, रिजीम चेंज हो गई। तो अमेरिका के टूल तो आप लोग बने हैं जिन्होंने अमेरिका की जंगें लड़ी हैं। कारगिल में आप लोग फंसे हुए थे, आपको वहां से एक सिविल हुक्मरान निकाल के लाया था। और 1977 में जो अवाम ने हुकूमत चुनी थी उसको किसने हटाया था? 1999 में जो अवाम की हुकूमत आई थी उसको किसने हटा के मार्शल लॉ लगाया था? 2013 में जो हुकूमत आई थी उसके अलावा धरना कौन लेके आया था? उसकी हुकूमत, उसके के ऊपर उसके वजीर आजम को किसने निकलवाया था? आज तो सारी चीजें सामने आ गई। 2018 में जो इलेक्शन करवाए गए थे वो अवाम, वो उसमें जो सादिक और अमीन आया था उसको क्या अवाम लेके आई थी? पोलिंग स्टेशन के अंदर आपके फौजी बैठे हुए थे, मुझसे खुद वो गन तान के फौजी ने मेरी पर्ची चेक की थी कि कहीं मैं किसको वोट डालने चाह रही हूँ। अवाम की वोटों की इज्जत अगर आप लोग कर लेते तो आज यहाँ पे ये हालात ना पहुंचते। इस मुल्क में अगर हालात खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो उसकी वजह ब्रिगेडियर साहब का इदारा है। तो ब्रिगेडियर साहब प्लीज किसी सियासी जमात को भाषण मत दें, वो नहीं दे सकते हैं। आपने दूसरा सवाल आपका अंदर, का कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ पर विरासत में चल रही होती है हुकूमतें। हमें बांग्लादेश में भी नजर आया, हमें श्रीलंका पे भी नजर आया, हमें इंडिया में भी नजर आया। कांग्रेस में आप देख लें, नेहरू आता है, उसकी बेटी गांधी इंदिरा गांधी आती है, उसके बाद अब राहुल गांधी है। इसी तरह आप अमेरिका में अगर चले जाएं तो बाराक ओबामा की मिशेल ओबामा भी हमें नजर आती है, हिलरी क्लिंटन भी हमें नजर आती है, बुश सीनियर के बाद बुश जूनियर भी नजर आता है। कनाडा में चले जाए तो जस्टिन ट्रूडो भी हमें नजर आ रहा होता है। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में यह है कि अवाम जिसको देखना चाहती है। अगर बात की जाए वाकई जमात इस्लामी के अंदर ये सारा कुछ है, बाकी कहीं पे ये कल्चर नहीं, लेकिन पीटीआई के अंदर कौन सा कल्चर? उसके इलेक्शन के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क है। वहां पे से तो सिंबल छीना गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, और वहां पे तो एक बंदा बैठा हुआ है अडियाला जेल में और वो बना देता है कि जी ये अब सेक्रेटरी जनरल है और ये अब जो है चेयरमैन है। तो बाकी पार्टियों के अंदर तंजीम साजी उस तरह से नहीं है, जमहूरियत उस तरह से नहीं है, लेकिन ये फैसला अवाम को करने दे। अगर अवाम इमरान खान को वोट दे रहे हैं तो ठीक है, इमरान खान उसका ताहियात चेयरमैन रहे। अगर वोट लोग नवाज शरीफ के नाम पे दे रहे हैं तो फिर नवाज शरीफ का हक है कि वो जिसको मर्जी करे। जिस दिन लोग रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे लोगों को इस चीज के ऊपर, तो उस दिन फिर आप इसके ऊपर जरूर सवालिया निशान लगाएं। मेरे ख्याल में ये वो बात नहीं है जिसको करके आप बाकी सारी चीजों के से जो है ना नजरें चुरा ली जाती है। असल में मसला ये है कि यहाँ पे हुकूमतों का चलने दें, उनका तसलसल रहने दें। ये जिनको शौक चढ़ता है ना हर कुछ अरसे के बाद तब्दीलियों का, उनका जरा शौक खत्म हो जाए तो फिर ये मुल्क में जो है ना वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएंगी। एक टर्न्योर चलेगा, दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, तो अवाम को खुद ब खुद शोर हो जाएगा। क्योंकि चीजें हमेशा रेवोल्यूशन से ठीक नहीं होती, एवोल्यूशन से ठीक होती हैं। तो एवोल्यूशन का प्रोसेस इस मुल्क में चलने दें तो चीजें ठीक हो जाएंगी। जी बिल्कुल। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, आपके पास ये मुज़ाकरात के हवाले से क्या खबर है? क्योंकि यहाँ तो सारी बातचीत ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हो रही है कि किसी भी तरीके से मुल्क को आगे चलने दिया जाए। तो अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं, आपकी तरफ से भी ये कहा गया है कि मुज़ाकरात करने हैं, फिर आज बानी से मुलाकात भी हो गई है, बातचीत मशवरा हो गया है आपके वज़ीर आला केपी का, तो अब क्या सूरत हाल है? देखिए, सूरत हाल तो बड़ी वाज़ेह है। तहरीक इंसाफ के हवाले से एक आम तासुर बनाने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि इस तासुर में कोई हकीकत नहीं है कि तहरीक इंसाफ बातचीत नहीं करेगी, तहरीक इंसाफ सियासी गुफ्तगू से अवॉइड करेगी, तहरीक इंसाफ स्ट्रीट पॉलिटिक्स करना चाहती है, एजुकेशन करना चाहती है। आप वो तमाम चीजें पसे पुष्ट डालकर हमने एक 5 रुकनी कमेटी अनाउंस कर दी। हम चाहते हैं कि बैठकर बात हो किसी भी एजेंडे पर, जो मुश्तरका एजेंडा हो, जो हमें सियासी तौर पे इस्तेहकाम दे सके और सियासी इस्तेहकाम के बाद हमें मुआशी तौर पे इस्तेहकाम दे सके। हमारा जो आम आदमी इस पूरे निज़ाम से बेपनाह मायूस हो रहा है, उसकी मायूसी में कमी आ सके, तो गुफ्तगू शरीर बड़ी जरूरी है। लेकिन जब मैं हुकूमती तर्जुमानों की गुफ्तगू सुनता हूँ हर रोज,
असेंबली में भी, असेंबली से वो बाहर तो भी। कुरैशी साहब दोनों तो तरफ से ही लफ्जी गोलाबारी जारी है। कतन ऐसा नहीं है। देखें, हुकूमत के पास कैनवस बड़ा होता है, हुकूमत को का दिल भी बड़ा होना चाहिए। जी बिल्कुल। हुकूमत सारी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करती है, और जो कुछ 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हुआ है, इसकी कभी तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि निहत्ते सियासी वर्कर्स पर। जी, लेकिन कोई मुज़ाकरात की भी बात हमें बताए ना कि इस वक्त शुरू होने जा रहे हैं, ब्रेक थ्रू कब हो रहा है इसका? देखें, ये ब्रेक थ्रू होना है जब हुकूमती रवैये में ये रौनक जो है दूसरों के लिए, ये जो तहकुमाना लहजा है, ये जो गुरूर से भरे हुए सारे हैं, जब तक। लेकिन कल कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ने कहा है कि मैं सहूलतकार बनने के लिए तैयार हूं और इसको आगे चलाएं। देखिए, वो बड़ी ही खुशाइन बात है। स्पीकर नेशनल असेंबली सरदार अयाज सादिक साहब जैसे जितने मोतदिल लोग हैं जी, और मैं ये नहीं कहता कि तहरीक इंसाफ में इमोशनल लोग नहीं है, चूंकि हम लोग तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं जी, हम 2-2.5 साल से बदतरीन हुकूमती जबर और जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे लहजे में भी तलखी है। लेकिन चूंकि हुकूमत का जो रवैया है वो ज्यादा मसालियाना होना चाहिए, हुकूमत को की चाहत ये होनी चाहिए कि हम किसी तरह चीजों को इंगेज करें। अब तो वो मिथ टूट गई है, और अगर स्पीकर साहब ये रोल प्ले करते हैं तो यकीनन उनको बड़े अच्छे लफ्जों से याद किया जाएगा। और मैं तवक्को रखता हूं कि वो लोग, वो जो हमारे मुबस्सरीन हैं, वो हमारे जो एनालिस्ट हैं, वो हमारे जो तबसरा निगार हैं, वो भी अब हुकूमती रवैयों का नोटिस लेंगे। जी कुरैशी साहब, आपका पॉइंट आ गया है। ब्रिगेडियर साहब, कुछ सवालात उठाए शरीला ने कि ये तब्दीलियां क्यों होती हैं हुकूमतों के अंदर और क्या मामलात है, आप कुछ इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए, बात चीजें होती हैं जो असूल की होती हैं जी, जो थ्योरी की होती हैं, जो प्रैक्टिकलिटी की होती हैं, जो एक रिटन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तफवीज की होती है जी। उनका ये कहना कि मैं शहरियों की बात कर रहा हूँ, ये उनकी जहालत पे मुनहसर है। मैं अगर शहरियों की बात कर रहा हूँ तो मैं भी शहरी हूँ, मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मैं किसी और अदारे से ताल्लुक रखता हूँ। तो उनको बात करते हुए सोचना चाहिए कि वो भी इतनी ही मुजरिम है इस चीज की जितने बाकी कोई लोग मुजरिम है। उनके फलसफा बयान करने से चीजें ठीक नहीं होंगी, चीजें ठीक होंगी जब प्रैक्टिकल आप कोई काम करेंगे। प्रैक्टिकल काम करने में इस हमाम में सब नंगे हैं। नवाज शरीफ किसकी पैदावार है? जनरल जिलानी की पैदावार है। क्यों गए थे जनरल जिलानी के पास? ना जाते, उनके वालिद साहब लेके गए थे। इसमें हर एक जो है वो जाके अप्रोच करता रहा है। मैंने आपसे पहले कहा और बड़ा कैटेगोरिकली कहा और बड़ा ओपनली कहा कि किसी भी मुल्क में हुकूमत वो होनी चाहिए जिसको अवाम इलेक्ट करते हैं, और अगर उसको कोई मनूवर करता है और अगर उसको कोई गलत करता है, अगर उसके अंदर कोई कदगन डालता है तो वो एक गलती है, चाहे वो 2018 में हुई, चाहे वो 2013 में हुई, चाहे वो 2022 में हुई, चाहे वो आने वाले दिनों में होगी। तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो मैं कह रहा था वो कहता जो एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई? अगर आपने अदारे को गालियां देनी है तो जितनी मर्जी आप गालियां देते रहे, आपको कौन रोक सकता है? लेकिन ये कहना कि जी मैं ये कह रहा हूं तो गलत कर रहा हूं, वो ये कह रही है तो ठीक है, उनको सोचना चाहिए कुछ कहने से पहले। डिबेट का मतलब ये नहीं होता कि आप एक्यूजेशन शुरू कर दे किसी को, किसी के ऊपर आप इल्जाम लगाना शुरू कर। यही चीज है जो पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी नहीं लाने दे रही। यही रवैये हैं जो अनटॉलरेबल रवैये हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आप जो कन्फ्रंटेशन देख रहे हैं, इसीलिए अमेरिका आपके ऊपर चढ़ाई करता है, इसीलिए बाकी हमारे अंदर जो हमारे अकोमोडेटिव रवैये होने चाहिए वो अकोमोडेट। अगर मैं ये कह रहा हूं कि जी पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट होनी चाहिए, पीपल, इसमें क्या बुराई है? आप मुझे बताइए। नहीं, पीपल जाहिर बात है, गवर्नमेंट तो अवाम की होनी चाहिए, अवाम की तरफ से मुंतखब होनी चाहिए, और यही बात है, सबसे आम बात ही यही है कि जिसको अवाम मुंतखब करे उसको मौका देना चाहिए, उसको अपना वक्त पूरा करना चाहिए और पॉलिसियों का तसलसल होना चाहिए। प्रोग्राम में कहा गया कि जो भी हुकूमत हो उसको वक्त पूरे करने देना चाहिए। नदीम कुरैशी साहब ने कहा, आज के प्रोग्राम की यही है कि यही बात की गई है। अगर रसूलों को सिर्फ अदारे के खिलाफ बुक्स निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो तो मेरे नहीं होगी ना। जी ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया, स्टेबिलिटी नहीं आती। जी 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 शनीला, कंक्लूड करें, हमारे पास 1 मिनट रह गया है। देखें, एक तो ब्रिगेडियर साहब को अल्फाज सोच समझ के इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक है, बुजुर्ग हैं तो इनको बात करने का तरीका आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इदारे के खिलाफ मैं बुक्स नहीं निकाल रही, मैं रियलिटी बता रही हूँ। आप यहाँ पे बैठ के सिविल हुकूमत के खिलाफ बात करने लगे हुए, आपको एक इंतखाब के अंदर मसला नजर आया, लेकिन आपको 2018 के इंतखाब में मसला नजर नहीं आया कि वो किस तरह से हुए थे। दूसरी बात है कि आप कह रहे हैं सिविल हुकूमत को
हो कि वो उनका टूल बनी है, रिजीम चेंज हुई है, तो भाई टूल तो आप लोग बने जिन्होंने पैसे लेके यहाँ पे जंगें लड़ी हुई हैं। ये बुक्स नहीं है, ये रियलिटी है जो आपको बताई जा रही है। आपने डॉक्टर रिबाका का इंटरव्यू पढ़ा है? डॉक्टर रिबाका ने क्या कहा था? वही रियलिटी रिजीम चेंज देखते पाकिस्तान में नहीं हुआ हुए है। आप लोगों को पसंद नहीं आता और आप अपने लहजे को इस तरह से बनाना शुरू कर देते हैं। आप मेरे ऊपर जो कुछ मर्जी करें, लेकिन आज पाकिस्तान का बच्चा जानता है इस पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम आप लोगों की वजह से है। अगर आप लोगों को चेंज करने का, तब्दीलियों का शौक ना चढ़ता, इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होती, इस मुल्क के अंदर हुकूमतें चल रही होती और ये मुल्क तरक्की कर रहा होता। ये सिर्फ जिनको शौक चढ़ते हैं कि हमने मुंतहिब हुकूमतों को गिराना है, उनकी वजह से ये होता है। इसमें इदारे का बुक्स नहीं आता। अच्छा शनीला, जरा ब्रिगेडियर साहब की भी बात आप सुनने दें, आपने भी बात कर ली, आप ब्रिगेडियर साहब की भी जवाब लेने दें। जी ब्रिगेडियर साहब प्लीज। मैं तो कह रहा हूं, आपसे पहले भी मैंने अर्ज किया कि जो भी हुकूमत मुंतखब हो उसको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप बिल्कुल, ये तो नहीं, जी बिल्कुल ठीक है। शनीला भी यही बात कर रहे हैं कि जो भी हुकूमत आए उसको अपना वक्त पूरा करना चाहिए। अब उन्होंने की है, वो अब उन्होंने की है। अगर आप जी बिल्कुल, तो फिर इसी बात पे एक अच्छी बात पे ही हम कंक्लूड करते हैं, ब्लेम करते जा रहे थे, उसको टूल कहते जा रहे थे, जी इसी बात पे ही हम कंक्लूड करते हैं कि कह रहे थे। जी बिल्कुल, जी शनीला बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। इसी बात पे हम कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जिस हुकूमत को भी मैंडेट मिले। आज यही है इसका सबसे अहम पॉइंट प्रोग्राम का, ये कि जिस हुकूमत को भी मैंडेट मिले वो मुकम्मल अपना वक्त पूरा करे, अपनी पॉलिसी चलाए और अपनी टेन्योर पूरा करके आवाम की खिदमत करे। तो इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं अपने मेहमानान गिरामी ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब और नदीम कुरैशी साहब, राना एहसन शराफत साहब और शनीला अमार का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।